हेलो एवरीवन। आई होप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम ट्यूशन की बात करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे जो कि गेट बी 2020 में आए हुए हैं। ठीक है। पिछले सेशन में भी अपन ने बात की थी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज की जो कि पीवाईक्यूज थे। ऐसे ही मैं ये मोलिकुलर बायोलॉजी का दूसरा जो है सेशन है। और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि अराउंड 20 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। गेट बी के एग्जाम में अराउंड हर बार 20 क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप है ना हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े रहिए। बायोटेक यूनिवर्स हमारा चैनल है, उससे कनेक्टेड रहिए। और एक और हमारा चैनल है यू बायोलॉजी, जो कि प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन है, वहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगे देखने को। फ्री टेस्ट सीरीज पहले वहाँ पे जाके उनको सोल्व कीजिए, फिर उसका सॉल्यूशन जो है आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध होगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए दोस्तों। और आज हम चलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कुछ नए क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज द मोस्ट हाइड्रोफोबिक। ये पूछ रहा है कि कौन सा अमीनो अम्ल है जो कि सबसे ज्यादा हाइड्रोफोबिक है। तो यहाँ पे मैं हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक जो अमीनो एसिड हैं उनका पूरा मैं यहाँ पे डिटेल्ड लिखाने वाला हूँ, डिटेल से। ठीक है, यहाँ पे एक तरफ लिख लेंगे हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो हाइड्रोफोबिक, फोबिक। पहले मैं हाइड्रोफोबिक जो अमीनो अम्ल है उसके बारे में लिखवा देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं लिखाता हूँ एलानिन, वेलिन, एलानिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन, फेनिल एलानिन और मिथ्योनिन। ये क्या है? हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड। अब मैं यहाँ पे होंगे सेकंड वाले हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक में भी दो कैटेगरी है। एक तो होता है चार्ज, जिनके ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज। अब चार्ज में कौन से आ जाएंगे? सबसे पहले आ जाएगा हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। ठीक है, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ये कैसे होंगे? चार्ज। और चार्ज भी कैसा होगा इस पे? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया ये कैसे होंगे? बेसिक होंगे। कैसे होंगे? बेसिक। कैसे होंगे ये? बेसिक होंगे। ये तो बात हो गई चार्ज अमीनो अम्ल में। चार्ज में भी किसकी बात की? पॉजिटिव चार्ज यानी कि बेसिक अमीनो अम्ल की बात कर लिए। एक हो गया। अब सेकंड वाला होगा अनचार्ज। ठीक है, अनचार्ज में अनचार्ज हो जाएंगे तो इसका हो जाएगा ई ग्लूटामिक अम्ल और एस्पार्टिक अम्ल। ठीक है, उसमें से अब मैं बोलूं इसको, जैसे बेसिक हो गए एचआर के, तो ये हो जाएगा एसिडिक, एसिडिक नेचर। तो अब हमने क्या देखा कि अमीनो अम्ल थे वो कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के। हमने इसको बांटा हाइड्रोफोबिसिटी के अनुसार। हाइड्रोफोबिक में अपन ने लिया एलानिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ट्रिप्टोफेन, फेनिलएलानिन और मिथ्योनिन। और फिर हाइड्रोफिलिक में लिया। हाइड्रोफिलिक में फिर हमने कैटेगराइज किया, उसमें किया चार्ज। चार्ज में लिया हमने हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन, जो कि पॉजिटिव चार्ज थे। कैसे थे? बेसिक थे। और फिर हमने लिया अनचार्ज को। अनचार्ज में लिया अपन ने एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटामिक अम्ल। ठीक है, ये दो एसिडिक थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? अब जैसे इसमें पूछा है कि हाइड्रोफोबिक अम्ल, ठीक है, और तो आगे क्वेश्चन अपने को ये भी पूछ सकता है कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। तो क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है। ठीक है, तो आप, मैंने ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, इसको लिख लीजिए और आगे आपके ये हेल्पफुल रहेगा क्वेश्चंस में। क्योंकि आगे कुछ भी पूछ सकता है। इस बार आपको हाइड्रोफोबिक पूछा है, आगे हाइड्रोफिलिक पूछ सकता है, बेसिक पूछ सकता है, एसिडिक पूछ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाइड्रोफोबिक पूछा है, तो पहला है सेरिन। सेरिन देखिए अपने इसमें है क्या? सेरिन हाइड्रोफोबिक पूछा है ना, तो हाइड्रोफोबिक में देखिए सेरिन है क्या? यहाँ पे तो सेरिन नहीं है। दूसरा पूछा है सिस्टीन, तो सिस्टीन देखिए सिस्टीन भी नहीं है हाइड्रोफोबिक में। आइसोल्यूसिन देखिए, आइसोल्यूसिन है, ये रहा आइसोल्यूसिन।
तो हाइड्रोफोबिक पूछा है तो यहाँ पे कौन सा हो गया, आइसोल्यूसिन। फोर्थ ऑप्शन है एस्पाराजाइन। एस्पाराजाइन है क्या यहाँ पे, ये तो क्या है, एस्पार्टिकम, सॉरी एस्पाराजाइन नहीं होगा, ये एलानिन होगा। ठीक है, एलानिन होगा, ए का मतलब यहाँ पे एलानिन होगा, एस्पाराजाइन को एन से लिखते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोल्यूसिन। सेकंड क्वेश्चन जो है अपना, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट ऑफ चिकन ओएल्बुमिन जीन इज 7700 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। ये बोल रहा है कि जो प्राइमरी आरएनए का, जो प्राइमरी आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट है, उसकी लेंथ कितनी दिया है, 7700 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। बट द मेच्योर एमआरएनए इज ट्रांसलेटेड ऑन द राइबोसोम इज 1872 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, 1872। अब बोल रहा है कि ये जो मैच्योर है, मैच्योर किससे होता है, स्प्लाइसिंग से नहीं होता है क्या। एक प्रक्रिया होती है स्प्लाइसिंग, जिसमें एक्सोन्स को क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है और इंट्रॉन को बाहर निकाल लिया जाता है, तभी तो मैच्योर बनता है ना। तभी तो मैच्योर आरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है। तो ये क्या किया, इसको जब मैच्योर हुआ, ये मैच्योर हुआ तो हो सकता है कि ये 7700 न्यूक्लियोटाइड का था, यहाँ से कुछ पार्ट जो है इंट्रोन वाला बाहर निकल गया हो, और ये रह गया वो कितना, 1872 न्यूक्लियोटाइड का। हाँ, तो होप ऐसा ही होता है, ऐसा ही हुआ होगा यहाँ भी जब मैच्योर हुआ तो। इसमें से इतना था, तो कौन सा पार्ट हो सकता है कि यहाँ पे इंट्रोन वाला पार्ट निकल गया और ये वाला पार्ट बच गया, एक्सोन वाला। चलो आगे क्या बोल रहा है, ऑब्जर्वेशन सजेस्टेड दिस जीन। ऑब्जर्वेशन क्या कह रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन जस्ट क्या बोल रहे हैं, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे क्या था कि एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट था आरएनए का, उसमें इतने न्यूक्लियोटाइड थे। जब इसको मैच्योर किया, ये मैच्योर का मतलब होता है कि स्प्लाइसिंग से जब ये गुजरा होगा तो इसमें से कुछ जो है न्यूक्लियोटाइड बाहर निकल गए, यानी कि एक्सोन वाला पार्ट है वो तो वापस से ज्वाइन हो गया और इंट्रोन वाला पार्ट बाहर निकल गया, यानी कि अपने न्यूक्लियोटाइड्स कम हो गए। इस प्रोसेस को बोल दिए स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग। ठीक है, स्प्लाइसिंग बोल दिए। तो इससे हमको क्या मिला देखने को, इससे हमें ये पता चला कि जो अपना जीन है वो कैसा है, स्प्लिट है। स्प्लिट मतलब कि दो पार्ट्स में है, जैसे कि एक्सोन इंट्रॉन से मिलके बना है। ठीक है, स्प्लिट जीन है। इससे क्या आपने को मिला कि अपना जीनोम कैसा है, स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट मतलब कि अलग अलग पार्ट्स में बना हुआ है, जैसे इंट्रॉन और एक्सोन से अपना ये बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व क्या हुआ कि अपना जो क्या है, चीज कैसा है, स्प्लिट। तो पहला वाला जंपिंग जीन नो, सेल्फिश जीन ये कौन सा होता ही नहीं है, तो ओवरलैपिंग जीन नो, और फोर्थ है स्प्लिट जीन। हाँ, यस, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली डिस्क्राइब ए मॉलिक्यूल विच ए मास 100 टाइम्स ऑफ द वाटर। अब ये बोल रहा है कि जो कि वाटर से 1000 गुना ज्यादा जिसका मास है, उसको गलत लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, पहले तो मैं बात कर लूँ, वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है, 18, उससे क्या है, 1000 गुना है। ठीक है, तो उसका मोलिकुलर मास हो जाएगा 18,000। ठीक है, तो किसी मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास कितना हो गया, 18,000। उसके बारे में गलत लिखा जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, अगर मोलिकुलर मास लिखना हो मेरे को, मोलिकुलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं एमआर से, और फिर मैं मेरे को पूछेगा मोलिकुलर मास कितना हुआ, तो मैं बताऊंगा 18,000। ठीक है, 18,000। या फिर मेरे को बोल देगा, ये सीधा भी तो बोल सकता है ना, कि मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 18,000 डाल्टन। ठीक है, डाल्टन क्यों लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि डाल्टन क्या है, मोलिकुलर मास की इकाई है। या तो मेरे को सीधा पूछे कि मोलिकुलर मास, क्योंकि मोलिकुलर मास पूछ रहा है तो मुझे पता है कि मोलिकुलर मास किस में होगा, डाल्टन में, तो यहाँ डाल्टन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सीधा 18,000 लिख दिया। लेकिन वो यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे क्या है, एमआर मेरे को यहाँ पे या तो ऐसा देगा, एमआर क्या होगा 18,000, या फिर सीधा देगा मेरे को 18,000 डाल्टन, डाल्टन है तो मोलिकुलर मास होगा। और या फिर मेरे को ये भी दे सकता है, क्या दे सकता है, और या 18,000 को तो ये भी लिख सकता है ना, 18 किलो डाल्टन, ये भी लिख सकता है, के मतलब किलो, ये भी सही है। इसके अलावा जो भी होगा वो गलत होगा। तो चलो ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 18,000 डाल्टन, ये तो सही है। ये पूछा, इनकरेक्ट पूछा है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना बहुत, जल्दबाजी क्या करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट क्या करता है, जल्दबाजी करता है, वो करेक्ट और इनकरेक्ट
वो नहीं पढ़ता है, वो क्वेश्चन पढ़ता है, उसको लगता है कि क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, तो वो पहला ऑप्शन मार के चला जाएगा और वो देखेगा वो तो गलत हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, एकदम कूल रह के आराम से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। गेट भी कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको क्या करना है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से जो क्वेश्चन पीवाई क्यूज करवाए जा रहे हैं, नए क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ के आंसर देना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए, इसने बोल दिया MR 18,000 डाल्टन, ये तो इसने क्या कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया ना। या तो ये बोलता कि MR 18,000, या बोलता 18,000 डाल्टन, ठीक है, तब तो ये सही होता है, लेकिन इसने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो ये आंसर गलत हो गया। और यही पूछा है तो मतलब हमारा इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, सेकंड वाला। 18 के ये तो सही है, ये भी सही है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टीसीए साइकिल ऑपरेट अंडर द एरोबिक कंडीशन। ये कह रहा है कि टीसीए साइकिल है जो कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल बोलते हैं, वो ऑपरेट होता है एरोबिक कंडीशन में। सही बात है, वो एरोबिक में होता है। रिएक्शंस कैटालाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कह रहा है कि जो रिएक्शंस है ना, वो एरोबिक कंडीशन में यानी कि ऑक्सीजन से कौन सी रिएक्शंस हैं जो कैटालाइज की जाती है। तो देखिए, टीसी साइकिल में ऑक्सीजन डायरेक्टली किसी भी एंजाइम के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, टीसी साइकिल में कहीं भी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है। वहां पे लास्ट में जब अपन अब देखते हैं ईटीएस में, तो वहां ऑक्सीजन जो, ऑक्सीजन क्या है, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन आता है उसको ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है और हाइड्रोजन के अणुओं के साथ मिलके जल बनाता है। ठीक है, आइसोसिट्रेट किसी भी एंजाइम से ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करेगा, तो ना तो आइसोसिट्रेट से करेगा, ना सक्सिनेट से करेगा, ना अल्फा कीटोडिहाइड्रोजिनेस से करेगा। फोर्थ ऑप्शन है द नन ऑफ द टीसीए साइकिल एंजाइम रिक्वायर पार्टिसिपेशन ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन। ये बात तो सही है, टीसीए साइकिल के एंजाइम्स को मोलिकुलर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप ही वहां पे अपना जो है काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोन लेंथ ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछ सकता है। अब पेप्टाइड बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ पूछा है, तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, मैंने बताया था कि इसकी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बताई थी। मैं फिर से यहाँ बता देता हूँ, सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होगी उसको बोलते हैं, ये होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब जो पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पहले तो सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड के करेक्टर आ जाते हैं। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड के करेक्टर आ गए, मतलब ना तो वो सिंगल रहा ना डबल रहा, मतलब कि इनके बीच का हो गया। यहाँ पे अब देखिए, इसकी लेंथ भी, बॉन्ड लेंथ भी बीच की हो जाएगी। इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54, इसकी है 1.34। ठीक है, 1.34 इसकी बॉन्ड लेंथ हो गई 1.34। ठीक है, अब इसको मैं कुल मिला के करूंगा, तो जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ है ये लगभग हो जाएगी 1.32 एंगस्ट्रॉम के अराउंड। ठीक है, तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, 1.32 एंगस्ट्रॉम के अराउंड। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 1.49, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है 1.32, तो ये राइट आंसर अपना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कोएंजाइम और मेटल आयन इज वेरी टाइटली और इवन कोवेलेंटली बॉन्ड टू द एंजाइम पार्ट, एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड। अब ये पूछ रहा है कि जो कोएंजाइम और मेटल आयन है जो कि वेरी टाइटली है, कोवेलेंटली, कोवेलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ होता है, उस प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब एंजाइम होता है उसके पार्ट होते हैं, एक तो कोफैक्टर होता है, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर में भी क्या होता है, एक तो प्रोस्थेटिक पार्ट होता है, प्रोस्थेटिक, प्रोस्थेटिक, प्रोस्थेटिक होता है, एक मेटल आयन होता है,
प्रोस्थेटिक, मेटल आयन और एक कोएंजाइम। ठीक है। जो कोफैक्टर के साथ में प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, ये टाइटली टाइटली बॉन्डेड होता है, टाइटली बॉन्डेड। और जो कोएंजाइम है वो लूजली होता है, लूजली बॉन्डेड। ठीक है। तो अब हमने इसने पूछा है कि कौन सा जो पार्ट है वो टाइटली बॉन्डेड होगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि कौन सा पार्ट है जो लूजली एकदम ढीला बंधा होता है, तो उसका आंसर आ जाएगा कोएंजाइम। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम तो क्या है, एक पूरा एंजाइम है, उसको बोलेंगे होलो एंजाइम। होलो एंजाइम में क्या क्या होगा, यहाँ पे लिख लीजिए। होलो एंजाइम में होगा एपो एंजाइम, एंजाइम प्लस को एंजाइम। ठीक है। को एंजाइम, ये तो क्या होता है, प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट। ये होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन। ठीक है। तो ये आगे आपको पूछ सकता है कि कौन सा जो है होलो एंजाइम किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और गेट में आ भी सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखें। होलो एंजाइम में क्या हो जाएगा, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। एपो एंजाइम क्या है, प्रोटीन पार्ट है, को एंजाइम क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। ठीक है। और कोफैक्टर में मैंने बताया कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, टाइटली बॉन्डेड होता है, और को एंजाइम क्या होता है, लूजली बॉन्डेड होता है। अपना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट है जो टाइटली बॉन्डेड होता है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो सेकंड ऑप्शन में दिया भी हुआ है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये तो क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड आर येलो कलर इन द रिएक्शन विद निनाइडिन। अब देखिए ये जो आपको कलर जितने भी है अमीनो अम्ल का वो याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूछा है येलो कलर, तो येलो कलर की मैं बात करूं, येलो कलर जो कि कौन देगा, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन कैसा कलर देगा, येलो। ठीक है। तो जब निनहाइड्रीन टेस्ट करते हैं तो ग्लाइसिन कैसा कलर देता है, येलो। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑप्शन में है कि एस्पार्टिक एसिड नहीं, वैलिन नहीं, ग्लाइसिन यस। तो ग्लाइसिन कैसा देगा, येलो कलर, येलो कलर देगा, तो इसका राइट आंसर हो गया थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन आर इन्वॉल्व इन द स्टेबलाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब बोल रहा है कि कौन सी जो इंटरेक्शन है जो कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। तो मैं बता दूं कि जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है उसमें ओनली पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, एच बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड। टर्सरी जो स्ट्रक्चर है, टर्सरी जो स्ट्रक्चर है उसमें सभी बॉन्ड होंगे, जितने भी बॉन्ड पाए जाएंगे, जैसे कि हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, एच बॉन्ड। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड हो गया। ये सभी बॉन्ड क्या होंगे इसमें पाए जाएंगे टर्सरी में, तो ये ध्यान रखना है। प्राइमरी में कौन से बॉन्ड होते हैं, सेकेंडरी में कौन से होते हैं, टर्सरी में कौन से बॉन्ड होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि प्रोटीन क्या है कि जैविक क्रियाकलापों के लिए कौन सी संरचना है कि अगर उसको ताप दे दिया जाएगी, अगर टेम्परेचर से डिग्रेड करें, तो कौन सी जो संरचना है उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, वो टर्सरी पे है। और किस पे नहीं पड़ेगा, प्राइमरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर होगा होगा। अब इसने पूछा है कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में स्टेबलाइजिंग जो फोर्स इंट्रैक्शन है वो कौन कौन से होंगे, तो आयनिक होगा, हाइड्रोजन होगा, हेल ऑफ द ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोबिक फोबिक। तो इसमें आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी कि ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है। ये सभी आपने देखे, इसको नोट कर लीजिए, ये आपको क्वेश्चन आगे आगे क्वेश्चन करने में मदद करेंगे। विच, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिवर्सिबल competitive इनहिबिशन फॉर एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। अब देखिए पिछले जो अपन ने सेशन में देखे थे वो भी पीवाईक्यू थे,
उसमें एंजाइम का क्वेश्चन आया था, कम्पिटिटिव इनहिबिशन का आया था। यहाँ भी एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो मोल बायो वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी एंजाइम हर बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको अच्छे से कर लीजिए। और मैंने पिछले लेक्चर में है उसको अच्छे से बताया भी है कि किसमें Km घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, वी मैक्सिमम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसको पिछले नहीं देखे हो तो पिछले लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए। तो हमने बात की थी कि अगर कम्पिटिटिव इनिबिशन है तो ये क्या होता है, Km का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। Km का वैल्यू इंक्रीज, और वी मैक्सिमम पे अपने कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब यही पूछ रहा है कि कम्पिटिटिव इनिबिशन के टाइम क्या होगा। पहला ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी डिक्रीज। ये बात तो गलत है। देखिए हमने क्या देखा था कि Vm क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। पहला ऑप्शन गलत हो गया। द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी रिमेन अनचेंज्ड। मैक्सिमम, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी रिमेन अनचेंज्ड। वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं, वी मैक्सिमम का जो मान होता है, ठीक है, उसका क्या होगा, अनचेंज रहेगा मान। और फिर पूछा है द वैल्यू ऑफ माइचेलिस मेंशन कांस्टेंट डिक्रीज। नहीं, Km का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। द वैल्यू ऑफ माइचेलिस मेंशन कांस्टेंट इज इंक्रीज। ये बात तो सही है, ये बात सही है। सेकंड ऑप्शन क्या था, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी रिमेन अनचेंज। ये बात भी सही है कि वी मैक्सिमम भी क्या होगा, अनचेंज रहेगा, और Km क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो आई होप यहाँ पे दो आंसर सही जाएंगे आपके। ठीक है, क्योंकि इसने बताया कि Vm कांस्टेंट रहेगा और Km का वैल्यू क्या रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें दो आंसर जो है सही। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर मेनली लोकेटेड। अब पूछ रहा है कि जो ईटीएस होता है, ईटीएस होता है उसमें कौन से जो मतलब कि एंजाइम हो वो मेनली कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। पहली बात तो यहाँ पे लिख लीजिए, ईटीएस जो है वो होता है इनर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। कहाँ पे होगा, ईटीएस कहाँ पे होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे क्या होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उस पे क्या होगा, ईटीएस होगा। ठीक है, तो वहीं पे उसी पे सारे एंजाइम होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ईटीएस के जो एंजाइम है वो कहाँ होंगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। पहला ऑप्शन दिया है आउटसाइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, गलत बात है। इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, गलत बात है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में तो क्या होगा भाई, यहाँ पे क्रेब साइकिल होगा ना, क्रेब साइकिल हो गया यहाँ तो। ठीक है, क्रेब साइकिल होगा। द इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या होगा, यहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं है। यहाँ तो क्या होता है, यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। ठीक है, ताकि बाहर प्रोटॉन पंप होते हैं और एटीपी बनती है। ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये बात सही है। सभी एंजाइम कहाँ होंगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होंगे, उसी पे ईटीएस पूरा चलेगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीरोडर्मा पिगमेंटेशन इज एसोसिएटेड विथ डिफेक्ट इन। अब देखिए, जीरोडर्मा पिगमेंटेशन है ना, ये बहुत ही मतलब कि फेमस एक एग्जांपल पूछा जाता है इसका। क्वेश्चन आता रहता है, गेटवी में पूछता है, इसके अलावा सीएसआईआर में पूछता है, यूजीसी नेट में भी पूछ सकता है, डीबीटी में, हर जगह इसका क्वेश्चन मिलेगा जीरोडर्मा पिगमेंटेशन का, कि ये किससे होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट जो कि इरर है, या न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन है, या बेस एक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरोडर्मा जो पिगमेंटेशन है वो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर से संबंधित है। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन जन रिपेयर। ठीक है, इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जीरो नॉर्मा पिगमेंटेशन का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्ट रिवर्सल, ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड है न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार 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 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि
न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर का एग्जांपल बताओ, तो ऑप्शन में रहता है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, या फिर इस बार इसने उल्टा पूछ लिया कि जीरोडर्मा पिगमेंटेशन है जो किससे होता है, वो होता है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन द लैक ओपेरोन प्रमोटर एंड ऑपरेटर रेफर्स टू। लैक ओपेरोन में बोल रहा है कि प्रमोटर और जो ऑपरेटर है वो किसको रेफर करते हैं। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन है बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर एंड आरएनए पॉलीमरेज। यानी कि ये कह रहा है कि जो प्रमोटर तो बाइंडिंग साइट है रिप्रेसर की और ऑपरेटर है आरएनए पॉलीमरेज की। नहीं, ये इसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। प्रमोटर तो बाइंडिंग साइट है आरएनए पॉलीमरेज की। यहाँ पे देखिए, मैं ये पूरा बनाता हूँ। ये है प्रमोटर, ठीक है, ये है ऑपरेटर, ये है जेड, वाई और ए। ये जो बाइंडिंग साइट है, जो प्रोमोटर है, ये आरएनए पॉलीमरेज की, और ये जो बाइंडिंग साइट है वो रिप्रेसर की। ठीक है, ये किसकी बाइंडिंग साइट है, रिप्रेसर की। मैं ये बाइंड नहीं कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि ये बाइंडिंग साइट है। फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, सेकंड बोला है बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर। ये बात तो सही है, पहला तो नहीं नहीं, रिप्रेसर की बाइंडिंग साइट नहीं है प्रोमोटर। प्रोमोटर किसकी है, आरएनए पॉलीमरेज की, तो ये तो गलत हो गया। बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ये बात तो सही है कि प्रोमोटर किसकी है, आरएनए पॉलीमरेज, एंड रिप्रेसर किसकी है, ऑपरेटर की। तो ये बात सही हो गई, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। टू बाइंडिंग साइट ऑफ, ये तो गलत हो गया, तो राइट आंसर क्यों हो गया, थर्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, आगे भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड डोरमेंसी कैन बी ब्रोकन बाय वीकनिंग द सीड कोड, द प्रोसेस कॉल्ड। ये पूछा है कि सीड डोरमेंसी को तोड़ने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसको क्या बोलते हैं। अब वो जो प्रोसेस है सीड डोरमेंसी को तोड़ने के लिए, वैसे तो देखिए बहुत सारे जो है हम केमिकल्स भी यूज लेते हैं, और कुछ हार्मोन्स हैं वो भी सीड डोरमेंसी को तोड़ने के लिए काम में आते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि अगर हम बाहर से किसी, यानी कि मान लीजिए कि जानवर है, कोई बीज को खा रहा है, उसके पेट से होके हुए उसको जो फ्रिक्शन लग रहा है उससे उसकी बाहर का मान लीजिए सीड कोट हार्ड था, वो क्या हो गया, अब रिमूव हो गया। तो क्या हुआ, एक तरह से सीड डोरमेंसी उसकी टूट जाएगी ना, हार्ड की वजह से वो मान लीजिए ग्रो नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो जो हार्ड जो सीड कोट था वो हट गया, तो वो क्या ग्रो कर पाएगा, मतलब कि सीड डोरमेंसी उसकी टूट गई। तो ऐसा जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्कैरिफिकेशन। क्या बोलेंगे, स्कैरिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शंस में। पहला है वर्नेलाइजेशन, ये तो गलत है। स्टेटिफिकेशन स्थिरीकरण एक अलग चीज है, अलग प्रोसेस है जो इकोलॉजी में देखने को मिलता है। थर्ड है फोटोपीरियोडिज्म, ये तो अलग है। दीप्तकालिता जिसको बोलते हैं हम। स्कैरिफिकेशन, तो स्पर्म को क्या बोलेंगे, स्कैरिफिकेशन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट जो सेशन होगा वो भी मैं मूल बायो का ही लेके आऊंगा, और जुड़े रहिए लगातार अपने चैनल से। हमारा जो चैनल है बायोटेक यूनिवर्स से जुड़े रहिए, और यहाँ पे आपको नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और लगातार जुड़े रहिए। आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और आपको ये जो क्वेश्चन आप सोल्व करने के बाद में आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस जो है फील होगा, और आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाओगे। ठीक है, और हमारा एक एप्लीकेशन है ईयू बायोलॉजी। ईयू बायोलॉजी, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे फ्री टेस्ट है, उनको अच्छा से सोल्व कीजिए, फिर ये फ्री टेस्ट हैं जो इनका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे पूरा कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट मैं सेशन लेके आऊंगा मोल बायो के ही कुछ नए क्वेश्चन। ओके, तो फिर जय हिंद दोस्तों, राधे राधे।